थैंक यू। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। धन्यवाद उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ। विद्वान विदुषी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो यह वित्त विधेयक रखा गया था उसकी मैं सराहना करती हूँ। महोदया, यह विधेयक 2047 की नींव है। यह विधेयक विकसित भारत का प्रारब्ध है। यह विधेयक आर्थिक क्षमता का प्रतीक है और हर हिंदुस्तानी आत्मनिर्भर बने, इसका एक संकल्प है। और यह तभी हो पाया जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में काम करने का अवसर आया। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को हित में रखते हुए जो काम किए, उसका यह परिणाम है कि आज भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदया, मैं यह भी कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सीमा पर जाते हैं। इससे हमारे जवानों का एक आत्म उत्साह बढ़ता है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। हमने महोदया, जब मैं पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि बहुत दिक्कतें थी, तमाम परेशानियाँ थी, गाँव में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, लोगों के अंदर तमाम दिक्कतें थी। लेकिन मोदी जी ने सबको देखा, किसान को देखा, नौजवान को देखा, महिला को देखा, सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक व्यापक निर्णय लिया। उससे हमारा देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है 1971 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नारा दिया था कि देश से गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ती गई। गरीबी तो तब हटी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर शपथ ली। और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है, कम समय में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। इस बात को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। महोदया, आवास की बात अगर मैं आवास की बात करूं, इतने कम समय में इतने आवास बने। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो शपथ लेते ही उन्होंने 3 करोड़ आवास की घोषणा की, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गरीबी की बात करते थे, गरीबी नहीं हटाए, आवास प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के भाई तमाम आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, तो मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, तो हमने भी ठानी है आसियाँ बनाने की। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम इसको विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज हमारे देश में कैंसर एक बड़ी भयावह बीमारी हो गई है। ये आम बीमारी होती चली जा रही है। हमारी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए हम जो दवाएं बाहर से आयात करते थे, खरीदते थे, वो दवाएं बड़ी महंगी होती थी। उस पर लगने वाला जो टैक्स था, हमारी सरकार ने उसको जीरो करके कैंसर की दवाई को सस्ता करने का काम किया है। इससे करोड़ों करोड़ लोगों का फायदा होगा। इस बात के लिए भी मैं सरकार की सराहना करनी चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तब हमने पढ़ा था कि एक यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु जी, जिन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे कोई 100 शिक्षित माँ दे दे तो मैं उसको एक शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आज 100 नहीं, करोड़ों करोड़ महिलाओं को, बहनों को शिक्षित करने का जो आपने काम किया है, आज हमारे देश की आधी आबादी आपको धन्यवाद देना चाहती है। महोदया, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों को लेकर के भी बहुत चिंतित है। किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसानों की आय में कैसे इजाफा बने, किसान कैसे अपना धन दुगना कर सकें, उसके लिए हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से लेकर के तमाम योजनाओं को देने का काम किया है। महोदया, अब मैं आपके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारा विनियोग विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
6.5 से बढ़कर के 7% के बीच होगी। महोदय, ये भी इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला गया है। इससे भी हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है। राजकोषीय घाटे को 5.1 से नीचे बनाए रखने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक 4.5 तक पहुंचना है। इसमें विकास पहलों का समर्थन करते हुए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन भी शामिल है। महोदया, वित्त वर्ष 25 के लिए अपेक्षित सकल उधारी 16.85 लाख करोड़ रुपए है, जबकि शुद्ध उधारी 11.1 लाख करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी महारत हासिल करी है। अमेरिका को निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में $2.2 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $5.7 बिलियन हो गया है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति हुई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास हो रहा है। पंजीकृत पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महोदया, बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, बढ़ती ब्याज दरों और अस्थिर कमोडिटी कीमतों के बावजूद भारतीय पूंजी बाजार वित्त वर्ष 24 में उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा है। यह मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। महोदय, एक सपना था, जब गांव में कोई व्यक्ति जहाज से आता था, जब कोई फ्लाइट से आता था तो लोग उसको देखने जाते थे कि फला व्यक्ति तो फ्लाइट से आया है। कोई सोच नहीं सकता था कि गांव का गरीब आदमी भी जहाज़ की यात्रा कर सकता है। लेकिन महोदया, मुझे यह कहते हुए इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण, उनकी नीति के कारण आज हमारे हमारे जो भारत में विमानन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दिखाई गई है। भारतीय हवाई अड्डों पर कुल यात्रियों की संख्या में 15% वार्षिक वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 24 में 37.6 करोड़ तक पहुंच गई है। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज हमारे यहाँ आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर रहा है। आवासीय अचल संपत्ति बाजार में सकारात्मक रुझान संकेत देते हैं कि घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महोदया, भारत का 57.3 कार्यबल स्वरोजगार में लगा हुआ है, जिसमें महिला स्वरोजगार में उल्लेखनीय बदलाव आया है। ड्रोन सखी, बैंक सखी, स्वयं सहायता समूह इसका एक सशक्त उदाहरण है कि आज हमारी बहनें अपने पैरों पर निर्भर हो रही हैं। महोदया, श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 थी, अब वहां से घटकर 2020-23 में 10% हो गई है। यह इंगित करता है कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी घट रही है। ये हमारी इस बात को ये इंगित करता है। महोदया, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के राजकीय संतुलन में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के बावजूद उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। यह हमारी सफलता है। महोदया, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रतिक्रियात्मक सुधारों में संयम और बढ़ते डिजिटलीकरण के द्वारा संचालित कर अनुमान लाभ के भारत को यह बढ़िया संतुलन हासिल करने में मदद की है। इसमें यह कहा गया है कि वस्तुओं की कम वैश्विक मांग के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव बढ़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफ़ी हद तक संतुलित कर दिया गया है। महोदया, सर्वेक्षण में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर अमृतकाल की विकास रणनीति आधारित होगी। महोदया, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूँ, ये जो हमारा वित्त का बजट पेश हुआ है, यह बजट हमको यह दर्शाता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है, बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। और महोदया, मुझे इस बात पे ताजुब होता है, सरकार हमारी है, हमारे देश के प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हैं, और विपक्ष जब ये कहता है, संख्या बल की बात कहता है कि संख्या घट रही है, घट गया, ये हो गया, तो मेरे ये एक बात ये समझ में नहीं आती कि हमारी बहुमत की सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, इनमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मैं इनको एक लाइन इनके लिए भी सुनाना चाहती हूँ।
इनको लगता है कि वो गांव में हमारे कहावत है ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूंक रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं इनको 2 लाइन बताना चाहती हूँ। कौन कहता है मेरे दोस्त जुदाई होगी, कौन कहता है ए मेरे दोस्त जुदाई होगी, यह अफवाह जरूर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मोदी जी रहेंगे शौक से जनता के दिलों में, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। और मोदी जी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आज मोदी जी ने काम करके, महोदय मेरा लगता है मेरा समय पूरा हो गया। महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इस बिल का समर्थन देती हूं और अपनी विद्वान मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने अच्छा बजट प्रस्तुत करके आपने बड़े परिश्रम से इस बजट को लाया, इससे गरीबों का भला हुआ, समाज के सभी वर्गों का भला हुआ। इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी के विराम देती हूँ। धन्यवाद। श्री हरीश बीरन।